नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पूरे देश में जिस मुद्दे की इन दिनों चर्चा है उसमें कश्मीर सबसे ऊपर है। कश्मीर में पिछले साल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जिन नेताओं को जेलों में डाला गया था उनमें तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और साथ में महबूबा मुफ्ती। इसके अलावा भी दर्जनों नेताओं को वहां जेलों में बंद किया गया। अब उनमें से ज्यादातर नेता जेलों से बाहर आ चुके हैं और पहली दफा है 70 सालों की राजनीति के इतिहास में जब ये सभी पार्टियां एक होकर अपनी बात कह रही हैं। वह कह रही हैं हम मुकाबला करेंगे भाजपा से। कल ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारा विरोध भारत का विरोध नहीं है, भाजपा का विरोध है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो पत्रकार कश्मीर से जुड़े हुए हैं। एक हैं जनज्वार के संवाददाता वीडियो जर्नलिस्ट फैजान मीर और दूसरे हैं पत्रकार नवीद उल हक। हम इन दोनों लोगों से वहां की राजनीतिक स्थितियों, हालातों के बारे में जानेंगे कि असल में क्या बात है। सबसे पहले फैजान आपसे शुरू करते हैं। कल या परसों जो बयान दिया महबूबा मुफ्ती ने कि हम हिंदुस्तान का झंडा तब लहराएंगे जब साथ में कश्मीर का झंडा होगा, इसका वहां की जनता में क्या रिएक्शन है? क्योंकि बाकी हिस्से में तो उसकी प्रतिक्रियाएं लोग देखिए जी। सर अगर मैं आपको पहले से बताऊं, पिछले साल जो 5 अगस्त था वो काला दिन था जब इन्होंने 370 या 35A को हटाया। तो उसके बाद जो लोग वो घरों में ही महफूज रहे, कर्फ्यू रहा, न कम्युनिकेशन था, ना इंटरनेट था, सब कुछ बंद था। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था और कर्फ्यू लगा दिया गया। कम से कम 6 महीने यहाँ पे कर्फ्यू था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत ये हालात ठीक हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्यों हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमें भी कवर करना होता है। फिर इंटरनेट नहीं था यहाँ पे, मीडिया एप्लीकेशन सेंटर था, उसमें हम यहाँ पे ये करते मेल करते थे, तो फिर वहां जाके हम इंटरनेट यूजेज करते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर 2G इन्होंने ये रिस्टोर किया। और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, या पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनको नजरबंद किया था। महबूबा जी को PSA लगाया था और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला उनको भी बंद किया गया। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल होने को लग गया, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया गया उनको। तो अब ये कुछ नया दिखने को मिल रहा है। पिछले जो इन्हीं दिनों की बात करें, पिछले 3-4 दिन हो गए महबूबा को, उसको भी रिहा किया गया। तो अब कुछ नया दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो PDP हो या NC हो, बयान दिया है महबूबा ने जो ये वही किया है, उसी पे सर मैं आऊंगा। जो यहाँ पे फिर इनको जब इनको रिहा किया गया, तो उसके बाद इनने एक गुप्ता डिक्लेरेशन बनाई। इन्होंने बोला जब तक आर्टिकल 370 को यहाँ पे रिस्टोर नहीं किया गया, तब तक हम गुप्ता डिक्लेरेशन बनाएंगे। यहाँ पे इकट्ठे 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ। ये दोनों जो जॉइंट हो गए, आपस में जुट गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो या PDP की बात हो, ये आपस में अभी जुट गए हैं। ये तब तक पिछले कल ही या परसों की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, हम तब तक ये झंडा नहीं उठाएंगे जब तक ये 35A हो या 370 उसको बहाल नहीं किया गया। उसको बहाल जब तक बहाल नहीं कर देंगे, तब तक मैं ये झंडा नहीं उठाऊंगा। मेरा झंडा PDP का झंडा है, वही झंडा रहेगा। क्योंकि इनने हमसे धोखा किया, चोरी की, और न लोगों से पूछा, न राय ली, ऐसे ही हटाया गया ये 370। जी सर। अच्छा नवीद, आपकी आवाज जी। मैं ये नवीद ये तो बताएं कि जो प्रतिक्रिया है वहां के आवाम की, कश्मीर के आवाम की इस बयान पर क्या है? तो नमस्कार। मैं इस बात पे एक कमेंट ये करूंगा कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने बयान दिया पीपल्स अलायंस में, जो पहले बनाई गई थी पीपल्स अलायंस पे, जब उसमें जो कम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पहले ज्वाइन किए थे, तो फिर सैटरडे थी, तो जब उसमें दोबारा ये मीटिंग की गई कल की, तो उसमें जो महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया कि हम तब तक वो कश्मीर का हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराएंगे जब तक कि हम कश्मीर का झंडा नहीं लहराएगा। तो उसका मकसद यही है कि जब तक मैं यहाँ पे स्टेट और आर्टिकल 370 वापस किया जाएगा, तब तक हम कश्मीर के झंडे के साथ हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराएगा।
तो कश्मीर के जो लोग हैं वो इसके साथ बाज़ाब्ता है, उस जो नारा है महबूबा मुफ्ती का, वो उसने जो कही है बात, उसको बाज़ाब्ता सपोर्ट करते हैं। उसका यही रिएक्शन है कि जो महबूबा मुफ्ती करती है वो अच्छा करती है, तो हम उसके साथ हैं। क्योंकि कश्मीर के लोग भी कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए और आर्टिकल 370 वापस मिल जाए। और जो बात हम करेंगे, जो कि तब से गवर्नमेंट दावे कर रही थी कि जॉब्स मिलेंगे, तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जब से आर्टिकल टूटा तब से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो लोगों का बज़ाहिर यही होगा कि वो चाहेंगे हमें वापस आर्टिकल मिल जाए। आवाज क्योंकि जब थोड़ी तब डेवलपमेंट गूंज नहीं रही थी, है तो आपकी। आज भी डेवलपमेंट नहीं थी। इसका क्या फायदा फिर? आवाज गूंज रही है आपकी। आप लोग देख रहे हैं, ये कश्मीर से दोनों पत्रकार जुड़े हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट ठीक काम कर रहा है। जब हम अखबारों मतलब अपने यहाँ आर्टिकल छापते हैं या हम आपको वीडियो में बताते हैं तो आपको लगता होगा यूं ही बहाना कर रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये पत्रकार लगातार बोल रहे हैं, इनकी आवाज साफ सुननी मुश्किल हो रही है, गर्दन कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती। यह इंटरनेट है, यह फर्क है। आप सोचिए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि क्या वाहियात वीडियो बन रहा है और क्यों नहीं अच्छा है। आप सोचिए, जब वहां की जनता ये भुगत रही है साल भर से इस इंटरनेट स्पीड को, जबकि सब कुछ इंटरनेट पर आ गया है, तो क्या एहसास होता होगा। जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, यह बताते हैं कि क्या एक बात यह भी कही जा रही है। आप दोनों लोगों की फिर से आवाजें गायब हो गई हैं जी। हाँ फैजान, ये कहा जा जी रहा सर। है कि अभी बिहार में चुनाव है, ठीक है, सुन रहे हैं आप? बिहार में जी जी चुनाव सर। जी है और सर। महबूबा मुफ्ती का जो तेवर दिखाई दे रहा है या फारूक अब्दुल्ला का, यह कहीं ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं कि यह बीजेपी का गेम प्लान जैसा है। यह नॉर्थ इंडिया के एक तबके में पत्रकारों के बीच चर्चा में है, खासकर जो कि आरजेडी महागठबंधन या कांग्रेस के साथ रहने वाले या उनके साथ जुड़े टाइप जो पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि यह जो तनाव इस समय कश्मीर में दिखाया जा रहा है महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, जो कड़ी बातें कही जा रही हैं, ये हिंदुस्तान के वोटर को हिंदू मुसलमान में बांटने का एक तरकीब है। क्या यह भी वहां है? क्या है? समझ पा रहे हैं आप? मैं सर क्या मैं आपको जी हाँ हाँ सर, मैं आपको पहली बात बताऊं, जो बीजेपी ने पहले ही से स्टार्ट ऐसा किया कि मुसलमान को बांटने की कोशिश या हिंदू को बांटने की कोशिश की, तो ये तो इनको पहले से ही हो रहा है। यहाँ पे ये आपको दिखाना चल रहा है। यहाँ पे रोज बरोज इनने बोला था कि रोज बरोज यहाँ पे हालात ठीक हो रहे हैं, बट यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ रही है। यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, कश्मीर में शूट आउट, एक्स मिलिटेंट को शूट आउट किया जाता है, कभी कभार कश्मीरी पंडित को शूट आउट किया जाता है, कभी कभार किसी नेता को शूट आउट किया जाता है। ये यहाँ पे चलता रहता है। मुझे नहीं पता, अगर मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता मैं ठीक रहूंगा वापस भी कि लौटूंगा नहीं। कि नहीं? आर्टिकल 370 के बाद मुझे ऐसा फील होता है, मैं बाहर निकलूंगा, मैं ठीक रहूंगा भी कि नहीं। बाहर मुझे मतलब कुछ डर जैसा लगता है, डर जैसा खौफ में है कि मैं बाहर निकलते ही मुझे मतलब कुछ हो जाए। क्योंकि अगर रिसेंटली आपको देखे, बाबर कादरी को मारा गया, वो एक एडवोकेट था। किसने मारा? अननोन गनमैन। ये पता नहीं, ये तब से पता चल रहा अननोन गनमैन। ये अननोन गनमैन है कौन? इस पे क्यों नहीं कुछ हो रहा है? अननोन गनमैन है, ये पता नहीं चलता क्यों। ये कौन एजेंसियां करा रही है, ये कुछ भी नहीं पता। ये अननोन गनमैन, ये तब से जो भी शूट आउट होता है, जिसको भी मारा जाता है, वो बोलता है अननोन गनमैन। ये तब से 35 से ये कंटिन्यू, उससे पहले भी ऐसे था, इसके बाद ज्यादा। आपको मतलब मैं आपको 35 मैं ए और आपको मैं 370 को 370 और 35 ए को हटाए जाने के बाद से वहां आतंकवाद बढ़ा है, आपका ये कहना है? जी सर। अगर बात करें इनकाउंटर्स की, इनकाउंटर 35 से पहले श्रीनगर में इतने इनकाउंटर्स नहीं हुए जितने आर्टिकल 370 के बाद इनकाउंटर्स हुए। सबसे ज्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में आर्टिकल तोड़ने के बाद हुए हैं। आप ये गूगल कीजिए और चेक कीजिए, उसमें भी यही आता है सर। एक बात ये बताएं कि यह जो पार्टियों की एकता है जो 70 सालों बाद हुई है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, या एक दो और छोटी पार्टियां होंगी वहां स्थानीय स्तर पर, तो उनकी जो एकता हुई है, क्या वह लंबी चलेगी या कोई शगुफा है?
ये क्या जो एकता हुई सर इन पार्टियों इसका में? कुछ पता नहीं, बट इन्होंने यही बोला है, जब तक स्टेटहुड, जब तक आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया, जब तक आर्टिकल को वापस नहीं, जब तक स्टेटहुड हमारा वापस नहीं किया, ये धोखे से हमारा ये छीना गया था, जब तक ये वापस नहीं किया जाए तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि अब इनकी मीटिंग हो रही है, इनकी रोज मीटिंग हो, परसों भी मीटिंग थी, उससे परसों भी महबूबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने भी यही बताया कि जब तक हमें आर्टिकल 370 या स्टेटहुड को वापस नहीं किए तब तक हमें ऐसे ही रहना है। और जो ये जो हमारा झंडा है पीढ़ी पे वो ही रहेगा, और मैं और किसी झंडे को उठाऊंगी नहीं। जी सर। ये बताइए कि स्टेटहुड की, जैसे मान लीजिए भारत के दूसरे राष्ट्र हैं, दूसरे राज्य हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में अपना कोई झंडा तो लहराया नहीं जाता, तो फिर कश्मीर में जो जिरह है नेताओं की, वो इतनी तगड़ी क्यों है? तो क्या कहते हैं, मतलब अपना झंडा लहराने का ऐसा क्या? 70 साल से ही यहाँ पे ऐसा ही जो स्टेटहुड का मसला था, ये तो 70 साल से ही यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ का अपना मिनिस्टर या अपना ये था, ये बनता था, सीएम बनता था। तो अब इन्होंने जब आर्टिकल 370 को रिवोक हटाया गया, तो इन्होंने भी सोचा होगा, जो बीजेपी बोलती है इन्होंने बहुत फ्रॉड किया है, इन्होंने करप्शन किया है, यहाँ पे 370 से पहले इन्होंने करप्शन किया है, यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आज इनको पता चला कि अब ये करप्शन नहीं कर पाएंगे, तो इनको यही पता चला कि 300 हटाने के बाद इनको मुश्किलात। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत सहमे हुए हैं, उनको भी ये किसी पे अब विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी पे भी विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ के लोग थोड़ा बहुत डर चुके हैं अब, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं कब क्या होता है और कब कैसे होता है सर। तो मतलब आखिरी सवाल ये, फैजान की जो ये सारी पार्टियां आई हैं बाहर, मतलब जो इनके नेता हैं जेलों से आए हैं बाहर या नजरबंद थे जैसे भी, उसके बाद जनता में क्या एकता है? क्या जनता इनके साथ खड़ा होने को तैयार है उसी रूप में? क्योंकि ये तो नेताओं का भाषण है, जनता का रिस्पांस तो बहुत पता नहीं चल रहा। सर जनता का फुल सपोर्ट है अभी, क्योंकि ये एकजुट आए हैं, ये कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में, टाइम हुआ है कि ये 70 सालों में फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये गुप का डिक्लेरेशन हुआ, और जो इकट्ठे पार्टीज है वो महबूबा मुफ्ती के घर में गुप का रेजिडेंस में आई और इकट्ठे मिली और इकट्ठे इन्होंने बोल चाल किया, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया, एक्स्ट्रा कुछ भी। लोग अभी सपोर्ट में ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अभी एकजुट हुआ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हो या अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये अभी एकजुट हुआ है। ये अभी लोगों का भी बहुत ही सपोर्ट मुझे लगता है हो रहा है इनको। कोई रैली, कोई सभा का कॉल दिया है क्या अगले कुछ दिनों में? सर यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ, यहाँ पे अगर कोई रैली निकलता है वो क्यों नहीं जैसे डेली वेजर्स या लोकल हो, गवर्नमेंट का या एम्प्लॉय हो, यहाँ पे बाहर कुछ रैली नहीं निकालने देते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करने देते हैं। तो वो भी ऐसा माहौल कभी क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं, अगर कोई बाहर निकलता है रैली लेकर यहाँ पे लाठीचार्ज। तो आपने परसों भी एक रिपोर्ट में देखा होगा, वो डेली वेजर्स, वो छोटे से ये थे, उन डेली वेजर्स थे, वो बाहर तक निकले, उनको लाठी चार्ज किया। अब नेता की बात है, वो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये दिख रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है वो स्ट्रांग हो रही है। हमारे साथ सुहेल जुड़ गए हैं। सुहेल कश्मीर से पत्रकार हैं और वह जो है एसोसिएट एडिटर हैं वहां के स्थानीय अखबार में। सुहेल, हमें ये बताइएगा कि वहां के युवाओं की यह जो नया रुख पार्टियों का दिखाई दे रहा है आंदोलनात्मक जेल से बाहर होने के बाद, वहां का युवा क्या वाकई अपने नेताओं के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो युवा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कश्मीर में। जब से 370 जो है वो एब्रोगेट किया गया, तो एक लोग जो चाहे लोग हो या युवा हो, चाहे की जो पॉलिटिकल पार्टीज वो एक सफर पे आई है। तो उनका जो मानना है कि जब तक न हमें आर्टिकल 370 उसका जो स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर की जाए, तब तक वो इस मिशन में लगे रहेंगे। स्टेटहुड चाहिए क्यों? जैसे अगर हम इस सीधे सवाल पर आए कि क्या भारत सरकार वह काम नहीं कर रही है जो स्टेटहुड से मिलता?
देखिए मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन होगा, जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 जो वो हटाया गया, तो आप मुझे बताइए तब से कौन सी डेवलपमेंट हुई, कौन से जॉब्स मिले यहाँ के युवाओं को, क्या कुछ हुआ यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे? आप आइए और देखिए यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, एक और मैं बात यहाँ पे जो क्लियर करना चाहता हूँ वो यह है कि जब से आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है तब से चाइना ने वहां से उसने 1000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने हमारे खाए। और आप बताइए वही डेवलपमेंट हमें चाहिए थी क्या? कश्मीरियों को चाहे जम्मू वालों, क्या हमें यही डेवलपमेंट चाहिए थी? और चाइना भी इस वक्त लगातार कह रहा है कि ये जो इंडिया ने जो स्टेप लिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मानता है। अच्छा ये बताएं कि पिछले दिनों भाजपा के सांसद हैं राकेश सिन्हा नाम है, जंजवार ने स्टोरीज भी की थी, उन्होंने बकायदा आंकड़ा दिखाते हुए सदन में संसद में कहा था कि वहां जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं जब से 370 लागू हुआ है। फैजान ने स्टोरी भी की। सच क्या है इसका? देखिए जमीन की कीमत बढ़े या न बढ़े वो एक दूसरा मसला है। आप मगर एक चीज मुझे ग्राउंड लेवल पे दिखाई, कौन सा बाहर से कौन अभी आया उसने यहाँ पे जमीन ले ली और कश्मीरी ने उसको जमीन भेजी? पहले मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई भी कश्मीरी बाहर वाले को यहाँ पे जमीन नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक इम्पॉसिबल मिशन है। गवर्नमेंट तो दावे कर रही है लेकिन उन दावे वो ग्राउंड लेवल पे क्या है, उन दावों का क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग ही आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगी। उन दावों का मतलब पोल खुल जाएगा। आप ग्राउंड लेवल पे आइए और देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं जो हमें बता रहे हैं, चाहे हमारे साथ सुहेल जुड़े हों या थोड़ी देर पहले एक दूसरे पत्रकार नबी जुड़े थे, जंजवार के संवाददाता फैजान है, इन सारे लोगों की चीजों से बहुत क्लियर है। जंजवार लगातार कोशिश करेगा कि ऐसी बातचीत के जरिए आपको वहां के सही हालात दिखाए। आप वीडियो जंजवार के देखकर यह समझ सकते हैं कि वहां चीजें कैसे गुजर रही हैं। भारत का नागरिक होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य है कि हमारे देश का हर हिस्सा शांति और न्याय की उम्मीद रखे और उन जगहों के नागरिक अपने नागरिक की तरह जीवन जी सके। और इसका मामूली उदाहरण यह है कि इंटरनेट जैसा है, आप देखिएगा, हो सकता है आपको पसंद ही ना आए वीडियो, क्योंकि ये इतनी पेचिश हो रही है। तो वहां लोग जीवन जो जी रहे हैं उनके जीवन में कितनी पेचिश होगी, यह समझने की बात है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।